राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं आज। मशहूर फ़िल्म लेखक जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान। सलीम साहब, बातचीत के पिछले हिस्सों में हम लोग स्क्रीन प्ले और ख़ुद आपकी ज़िंदगी के सरसरी तौर पर बातें करते आए। हमें बताइए कि ये जो समाज है और सिनेमा है, इसके बीच एक ऐसा गिव एंड टेक का रिलेशन बना रहता है कि बातचीत के पिछले हिस्से में आपने कहा था कि अगर लेखक में वो कॉन्फिडेंस और वो अथॉरिटी आ जाए तो वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करता है। ऐसे सजेशंस जो आपका ड्राइवर दे रहा होता है, आपका प्रोड्यूसर दे रहा होता है, आम लोग दे रहे होते हैं, उनको आप नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन ये भी तो है कि एक लेखक को कच्चा माल समाज से ही मिल रहा होता है, चाहे सिचुएशंस हों, चाहे इमोशंस हों, चाहे ड्रामा हो, एक कहानी उसे समाज से मिल रही होती है और वो जब बनकर चीज़ तैयार होती है तो वो समाज को चली जाती है। इस तरह एक आदान प्रदान लेन देन बना रहता है। आज की तारीख में हमें मालूम है कि आपकी लिखी हुई, आप सलीम जावेद की जोड़ी की लिखी हुई अनेक ऐसी फिल्मों के ऐसे डायलॉग्स लोगों के ज़बान पर मुहावरों की तरह हैं। तो एक लेखक के तौर पर ख़ुद आपने क्या पाया कि समाज से लेने का सिलसिला क्या रहा और कैसे आप उसे याद कर सकते हैं? ज़िंदगी में जो कुछ मिला है वो बाहर से ही मिला है, समझो। खुद तो कुछ क्रिएट किया नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पिकअप की हैं। यहाँ से कुछ ले लिया, यहाँ से कुछ ले लिया, यहाँ से कुछ ले लिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये मेरा प्रॉब्लम है या ये मेरी गलती है, तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको एक फोड़ा है यहाँ और आप कहते हैं नहीं है, तो दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। वो आपको बताना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेबिलिटी जो है अपने प्रॉब्लम की पहले खुद में आना चाहिए कि ये मेरे में प्रॉब्लम है, वेदर नेचर में कुछ प्रॉब्लम है या ये। तो यू पिकअप थिंग्स, और आपको अच्छी बातें भी हैं उसी समाज में, बुरी बातें भी हैं। तो यू हैव टू पिकअप द गुड थिंग्स, और एक ऑथर की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी चीज़ें उठाए। अब आजकल की फिल्मों में एक ज़बान जो है बहुत गंदी आ रही है, मतलब आप फैमिली के साथ फिल्म नहीं देख सकते, गालियाँ हैं ऑलमोस्ट। और एक आध दो शायद चल गई हैं फिल्में, या उनका ये ख्याल है, लोगों का ये ख्याल है कि जो लोग इस किस्म की फिल्में बनाते हैं कि ये चलता है या ये बहुत अप्रिशिएट होगा। वी नेवर यूज़ दैट। हमारी फिल्में कभी जुबानी डायलॉग नहीं थे, और हमारा एक नेशनल कैरेक्टर हुआ करता था इरफान साहब। बेईमानी की डेफिनेशन चेंज हो गई है। मैंने एक आदमी के बारे में कहा 2-3 मरतबा बेईमान आदमी है, तो कहने आप उसको बेईमान क्यों कह रहे हो? मैंने कहा पैसे खाता है। तो कहने सलीम साहब पैसे तो सब खाते हैं, बेईमान आदमी वो है जो पैसे खा के काम नहीं करता। ये डेफिनेशन सुनी इस उम्र में। मैं तो ये बताता हूँ आपको कि हमारी कम्युनिटी के बारे में कह सकता हूँ, बाकी तो किसी के बारे में नहीं कह सकता मैं अपनी। पता नहीं मुसलमान क्या फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मगर इस्लाम तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या है, हम इतना सिंपल है मज़हब। एक हदीस है, एक कुरान है, समझे आप। नियत और अमल दो चीज़ें हैं, समझे। आपकी नियत क्या है, आपका अमल क्या है। हदीसें हैं, एक बेगुनाह आदमी का खून करना सारे इंसानियत की खून करने के बराबर है। यहाँ बम फूट रहे हैं, वहाँ बम फूट रहे हैं, यहाँ हो रहा है। जब मतलब ऐसा समझ नहीं आता क्यों हो रहा है, वाई। और एक ऐसा यूनिफॉर्म ले लिया है, जैसे वो ऊंचा पजामा है, लंबा कुर्ता है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए कि अगर वो कंफर्टेबल है तो ठीक है। मगर इस लिबास में कौन सी नौकरी मिलेगी, इस लिबास में कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कौन से अच्छे स्कूल में इस लिबास में एडमिशन मिलेगा, कौन से इंटरव्यू में इस लिबास में जा सकते हो। अगर ये कंफर्टेबल है तो घर पे पहनो, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर ये स्टेटमेंट है कि मैं मुसलमान हूँ, तो आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर आप चोरी नहीं कर सकते, रेप नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते। लोग आपका एग्जाम्पल दें। टैक्सी वाले को बुलाना हो तो कहें यार उन लोगों को बुलाओ जो ऊंचा पजामा पहनते हैं, लंबा कुर्ता पहनते हैं। आपको यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल कि नहीं, कोई भी अब हमसे गलत काम नहीं होगा। वी विल नॉट बी टेम्प्टेड टू डू एनीथिंग रॉन्ग। कि एक
पूरी कम्युनिटी मशहूर हो जाए कि नहीं, अगर कुछ चोरी का भी इल्ज़ाम हो तो नहीं, ये लोग चोरी नहीं करते। मकान देने शुरू कर दें लोगों को कि ये वक्त पे खाली कर देते हैं, उधार देने शुरू कर दें कि नहीं यहाँ से पैसा मिल जाएगा। 110%। दैट रेपुटेशन यू हैव टू डेवलप। अगर ये पहन के अगर वही सारे काम हो रहे हैं तो क्या फ़ायदा। तो और आई मीन फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट मैटर, आपने पैसे दे दिए, काम शुरू हो गया, उसमें 2000 आदमी काम कर रहे हैं, वो भी अगर ख़त्म हो जाए तो नथिंग लाइक दैट विल बी एन आइडियल थिंग, मगर वो होता नहीं है, होगा नहीं। जब से दुनिया बनी है, जब से चल रहा है करप्शन। मगर सब में बड़ी घटिया फीलिंग तो यह है कि यू आर अगेंस्ट अ मैन, यू आर किलिंग अ मैन फॉर हिज एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। उसका कोई उसमें वो हाथ नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरा मुसलमान होने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं वहाँ पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हो गया, ये फलाना आदमी उस ख़ानदान में पैदा हुआ हिंदू हो गया। एंड यू हेट दैट पर्सन ओनली बिकॉज दैट ही वॉज बॉर्न इन दैट फैमिली। उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसने ना ये अक्वायर भी नहीं किया ये मज़हब, और उसकी भी बदनसीबी ये है कि उसका मज़हब ये सिखाता भी नहीं है। मेरा मज़हब भी ये नहीं सिखाता है और हम वो कर रहे हैं। और इस्लाम इज़ अ वेरी वेरी पीसफुल रिलीजन, जिसके के ग्रीटिंग में पीस की मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खुदा आपको प्रोटेक्ट करे, खुदा आपको सलामत रखे। वालेकुम सलाम, खुदा भी आपको प्रोटेक्ट करे, आपको सलामत रखे। पूरी हदीस के अंदर 41 टाइम्स आया है वर्ड जिहाद। एक मरतबा भी इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर ब्लड शेड और फॉर वेंडेटा और फॉर किलिंग, एक मरतबा भी नहीं। ये आप जो हैं आए हैं बॉम्बे आए हैं, ये ले रहे हैं, ये क्या है? ये जिहाद है। कोशिश कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को आप कर रहे हैं। मुझे इस मुल्क से मुझे बहुत मोहब्बत है और मैं तो खुदा से दुआ करूँगा कि जब दोबारा अगर मैं पैदा हूँ तो इसी मुल्क में पैदा हूँ, समझिए आप। मगर ये कि अब थोड़ा सा मुझे डिसइल्यूजन सा होता जा रहा हूँ कि जो एक हम जिस रुख पे जा रहे हैं वो सही नहीं है। ये बहुत दिलचस्प बात है सलीम साहब। एक फ़िल्म लेखक जिसने एक के बाद एक इतनी कामयाब फ़िल्में लिखी और एक लेखक के तौर पर समाज को प्रभावित किया, समाज के बारे में उसकी राय सुनना मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लें और उसके बाद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं सलीम खान साहब के साथ। अब वो उसका एक टाइम आ गया था, शायद टूटने का एक टाइम आ गया था, और हर एक पैकेट के ऊपर एक एक्सपायरी डेट होती है। शायद सलीम जावेद की जो टूटने की एक्सपायरी डेट थी वो आ गई थी 81 में। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज मशहूर लेखक सलीम खान के साथ। सलीम साहब, आप इस बात को तो ज़रूर मानते होंगे कि एक के बाद एक कामयाब फिल्में और ऐसी फिल्में जिनका व्यापक समाज पर असर हुआ, उसके डायलॉग्स, उसकी कहानी और उसमें वो मुहावरों की तरह फिल्म लोगों की ज़िंदगियों में पहुंची और आज भी पहुंचती हैं वो फिल्में। क्या लगता है ये सोचकर कि आप लोगों के किए हुए काम का असर समाज पर कितनी गहराई से हुआ, ये जब सोचते हैं आप तो क्या पाते हैं? यार देखिए, सब में बड़ी बात यह है कि आदमी को एक तो पहले तो काम आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। दो किस्म के लोग होते हैं, एक जिसको काम आता है और वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेथार्जिक की वजह से हो या किसी और वजह से हो या बहुत से डाइवर्जन्स हों, और एक वो होता है जिसको काम नहीं आता और बहुत इंटरेस्टेड है, वो भी गलत है। इन आर केस हमें काम आता भी था और हम इंटरेस्टेड भी थे। और महेश कौल एक बहुत ही लर्नड आदमी हुआ करते थे, उन्होंने एक बात कही, टू बी इंटरेस्टिंग यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। टू बी इंटरेस्टिंग यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। हमको इस काम से मोहब्बत थी, अपने काम से मोहब्बत थी। हमने बहुत ईमानदारी से ये काम किया है और बहुत मेहनत से किया है। और आपने वो सीन देखा है जो स्क्रीन पर आया है, आपने वो 50 फाड़े हुए सीन नहीं देखे जो फाड़ के फेंक दिए कि नहीं वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वो आपने नहीं देखे। वो इतनी मेहनत की है। और जब ऐसा लगने लगा कि अभी इतने डाइवर्जन्स हो गए हैं, बच्चों के भी काम आ गए हैं, सब कुछ आ गए हैं, केसेस भी आ गए हैं, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वो डिवोशन नहीं दे सकूँगा, मैं उस ऑब्सेशन से काम नहीं कर सकूँगा, मैं उस प्रोफेशनलिज्म से काम नहीं कर सकूँगा,
मैं उस ईमानदारी से काम नहीं कर सकूँगा तो मैंने काम छोड़ दिया। अब मैं कभी कभी आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ और उससे अच्छा फीडबैक भी मिलता है, सब कुछ है, बट वो फिल्म के लिए जो 80 सीन लिखने के लिए 3 महीने का कंसंट्रेशन और आइसोलेशन जो मुझे चाहिए वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है। मगर फिर इंशाल्लाह मिलेगा और फिर काम करूँगा, इसलिए कि एक्टर हीरो बुढ़ा हो जाता है, हीरोइन बुढ़ी हो जाती है, राइटर मैच्योर्ड होता है वक्त के साथ साथ। तो आज मुझ में थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योरिटी है, थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास मटेरियल है, थोड़ी सी ज़्यादा मेरे पास समझ है, तो आई एम स्टिल देयर और लिखूँगा। जब भी कभी कोई ऐसा मौका आया, कोई अच्छा आइडिया आया तो आई विल डेफिनेटली राइट। और मुझे बहुत कुछ मिला है और अब मेरा ये है कि मैं उसको लोगों से शेयर करूं, बांटूं और मैं दे के जाना चाहता हूं और करता भी हूं मैं। लोग मेरे पास आते हैं कि हमारा क्लाइमेक्स नहीं बन रहा है, कोई कहता है कि हमारा ये प्लॉट जो है ये बता दीजिए कैसा है, कहानी भी सुनाते हैं कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, तो आई गिव इट टू देम एंड आई वांट टू शेयर इट विद देम। आई वांट टू गिव बैक ऑल व्हाट आई हैव गॉट। फिल्मों में लिखकर आपको पैसों के अलावा क्या मिला? बहुत कुछ मिला। मैं अगर फिल्मों में नहीं आता तो मेरे बच्चे भी नहीं आते। जब मैं फिल्मों में आया उसकी वजह से मेरे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। सबके सब फिल्मों में हैं, कामयाब हैं, बिज़ी हैं। कामयाबी से मेरा मतलब ये नहीं है कि नंबर 1 हो जाए, नंबर 2 हो जाए। कामयाबी से ये है कि दे आर ऑक्यूपाइड। आज नौजवान जो है ऑक्यूपाइड नहीं है, कुछ ड्रग्स में हैं, कुछ शराब में हैं। आप कॉलेज के बाहर खड़े हो जाइए किसी गली के अंदर, आप देखिए 25-30 बच्चे आपको देखेंगे सिगरेट पीते हुए, 25 से हमेशा के किसी भी कॉलेज के सामने। तो काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर फादर एंड वाइस वर्सा। देयर फादर इज़ ऑल्सो टोटली इंडिपेंडेंट, ही इज़ नॉट डिपेंडेंट। आज बाप की जो इज़्ज़त है, जो अथॉरिटी है, वो इसलिए है कि बाप टोटली इंडिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, बाप इमोशनली इंडिपेंडेंट है। आई डोंट लीन ऑन देम। ऐसा नहीं है कि बेटा ये कर दो ये कर दो, आई डू माई ओन थिंग्स। तो वो बहुत ज़रूरी है। लव इज़ रूटेड इन रिस्पेक्ट। लव इज़ रूटेड इन रिस्पेक्ट। यू कैनॉट पॉसिबली लव अ पर्सन whom you don't respect. You have to respect that man whom you love. Today my children loves me, I love them because they have got respect for me. I have to lead from the front. इस सोसाइटी में, इस मुल्क में एक माँ हुआ करती थी। वो माँ आज घर में नहीं है, वो माँ आज क्लब में है, किटी पार्टी में है, या फिर वो माँ जो है वो जो घर में हुआ करती थी वो आज घर में नहीं है। वो आपको दीवार में दिखती है या मदर इंडिया में दिखती है, आइडियल मदर। वो जो ट्रेनिंग देती थी माँ, बचपने से जो बुनियाद आपकी रखती थी वो माँ, नहीं बेटा ये गलत है, नहीं बेटा ये नहीं करने का है, नहीं बेटा उसका है ये वापस दे के आओ, नहीं इसको घर छोड़ के आओ। एवरीथिंग पॉसिबल जो थी। फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल, मदर इज़ द फर्स्ट टीचर। वो किधर है? माँ किधर है? टेलीफोन आता है, मम्मी फ़ोन, बोल मम्मी नहा रही हैं, आंटी मम्मी नहा रही हैं। बच्चों से दिन भर झूठ बुलवाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि वो सच बोले, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आदमी गैर ज़रूरी बात पे झूठ बोलता है। और दैट मदर यूज्ड टू कंट्रीब्यूट सो मच टू द सोसाइटी एंड सो मच टू द पीपल। चाहे वो गांधी जी हों या जो कोई एक आम आदमी हो, वो वहाँ ट्रेनिंग वहाँ से शुरू होती थी मदर से। मेरी मदर थी, वो ये बेटा गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इतना ज़्यादा था वो। एक छोटा सा इंसिडेंट है मेरी लाइफ का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा और मैं शेयर करना चाहूँगा लोगों से। कि एक गाड़ी वाला आया करता था हफ्ते के हफ्ते, घर के अंदर सब छोटी मोटी औरतों के सामान, खिलौने विलौने चीज़ें सीने बिरोने का। उसमें से मैंने एक चाबी वाली मोटरसाइकिल उठा ली और वो कुछ दूसरे कंपाउंड में चला गया। वहाँ भी उसको लोग घेर के खड़े हो गए। उसके जाने के बाद जब मैंने शो ऑफ किया, बताया, मेरी उम्र होगी कोई 7-8 साल की, मैं समझ थी। तो माँ को पता लगा तो माँ ने बुलाया और कांस्टेबल को बुलाया, इसलिए कि फादर पुलिस में थे तो होते थे ड्यूटी में। कहा कि इसको लेके जाओ और वहाँ इससे वापस करा और ये कहे, वो मामा जी बोलते थे उस गाड़ी वाले को, कि मामा जी मैंने आपकी गाड़ी में से ये चीज़ चोरी की थी, ये मोटरसाइकिल, मुझे माफ़ करना। चोरी वर्ड। वहाँ गया तो सामान लोग खड़े हुए थे घेर के,
बच्चे भी खड़े हुए थे। बोलो मैम साहब ने क्या बोला है? तो मैंने कहा कि मामा जी मैंने आपकी गाड़ी में से ये उठा लिया था, मुझे जब भी मालूम था बचपने में भी कि चोरी जो वर्ड है ये थोड़ा सा मेरे लिए ख़तरनाक है, ये बहुत ही, तो मैंने उठा लिया था। अरे पिक्ड अप, वेरी इजी हो जाता है वो। मैंने कहा नहीं वो बोलो जो मैम साहब ने बोला था। और सब के सब देखने लगे, सबका अटेंशन मेरे ऊपर आ गया, वो भी देख रहा है गाड़ी वाला। मैंने कहा कि मामा जी मैंने आपकी गाड़ी में से ये मोटरसाइकिल चोरी की थी, मुझे माफ़ करना। उसने मेरे हाथ से ली गाड़ी, बच्चे हंसने लगे। मैं घर की तरफ भागा और कई सालों तक वो हंसी मेरे कान में गूंजती रही। इसकी जड़ें वहाँ से आई हैं। मैं बॉम्बे आया था, टेलीफोन कॉइन डालता था 8 आने का, वो मशीन ख़राब होती थी, वो निकल आता था और वापस मैं उसको डाल दिया करता था, उसको दोबारा यूज़ नहीं करता था। कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ आता है, ये टेम्पटेशन ही नहीं है। यही सवाल अब आपसे मैं पूछता हूँ, यही पूछता हूँ सवाल आपसे पूछता हूँ कि जो बचपन में डाले गए ये बीज जो आपको एक ईमानदार, एक ऐसा शहरी जो एक समझदार और नेशन बिल्डिंग के काम आएगा, वो बचपन की सीखों को लेकर आगे बढ़ते बढ़ते और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, क्या उसमें भी वो कुछ मिलावट आपने महसूस नहीं की? क्या सचमुच आप वैसे ही रह गए? मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो नहीं गई। वो जो माँ ने जो जिसकी बुनियाद डाली थी या जो फाउंडेशन डाली थी, जो सिखाया था, वो नहीं गई, वो रह गई। और अगर कभी आदमी कर भी ले किसी मजबूरी के अंदर, तो फिर उसको कॉम्पनसेट भी कर देता है कि नहीं यार ये किया था, ये अब नहीं करना। सो नाउ वो दैट मदर इज़ मिसिंग फ्रॉम, ये हमारी समाज में इसे ही हमारे माशरे में थी। माँ जो है वो नहीं मिसिंग है, जो कि कॉन्स्टेंटली बताती थी, बाप से प्रोटेक्ट भी करती थी, खुद ही सज़ा दे दिया करती थी। ऑल दैट वो है ही नहीं, दिखती नहीं है, किसी घर में नहीं दिखती। और अगर वो है भी बेचारी तो उसको समझा जाता है कि इनको क्या समझ है, उसको आइसोलेट कर दिया है, वो बैकग्राउंड में है। वो अथॉरिटी हुआ करती थी बाप की गैर मौजूदगी में, और बाप तो हमेशा बाहर रहा करता था, ज़्यादातर बाप। घर भी ऐसे होते थे कि फादर अपना घर जो बड़े कंपाउंड हुआ करते थे तो उसमें ऐसे कॉटेज बना लिया करते थे कि वहाँ अलग बैठते थे। तो बाप का बहुत कम बच्चों से इंटरेक्शन हुआ करता था। कॉन्स्टेंटली माँ रूल करती थी और वो सिखाती थी, वो है ही नॉट देयर। और अनफॉर्चुनेटली अब वो मैरिज इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इसलिए कि पहले लड़की की जो ट्रेनिंग थी वो सिर्फ उसको बेचारी को यही था कि तू एक दिन शादी करके घर से जाएगी, ये करेगी, वो करेगी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थे। बस यही हुआ करता था कि तेरी ट्रेनिंग जो हो रही है, तेरे को पढ़ाया जा रहा है, तेरे को गाना जो सिखाया जा रहा है, सब के सब तेरे हस्बैंड के लिए। आज उसके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, वो पुलिस में जा सकती है, वो पायलट बन सकती है, वो लॉयर बन सकती है, बहुत से ऑप्शंस हैं। एंड पीपल हैव नॉट, मैन हैज़ नॉट रिकंसाइल्ड टू दैट फैक्ट कि वो इंडिपेंडेंट है, उसकी थिंकिंग इंडिपेंडेंट है, वो अभी भी ही इज़ नॉट रिकंसाइल्ड। दैट्स वाई मैं एवरी डे सुनता हूँ कि 3 साल शादी चली अलग हो गए, 1.5 साल शादी चली अलग हो गए। आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर कि वो रेशो क्या है, तो वही जो आदमी इन चीज़ों के ऊपर वो करते हैं स्टैटिस्टिशियन वही बता सकते हैं। मगर मैं तो देखता हूँ कि 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर चल ही नहीं रही, शादी नहीं चल रही, इसलिए कि वो थिंकिंग औरत आ गई है घर के अंदर। ही हैज़ गॉट हिज ओन व्यूज़, स्ट्रॉन्ग व्यूज़, और आपको यह है कि तुम बैठो, तुम्हारे मतलब का काम नहीं है, ये तुम्हारे एरिया का काम नहीं है, ये मुझे काम करने दो, वो नहीं है। उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और कई मरतबा वो आपसे ज़्यादा समझदार है, वो उसका एक स्पेशलाइज फील्ड है, वहाँ तो है ही वो, उसके अलावा भी। तो यू डोंट रिकंसाइल टू दिस चेंज ओवर। हम समझते हैं सलीम साहब आपके साथ इस पूरी बातचीत से हमारे दर्शकों को बहुत इंसाइट मिली होगी और बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आपके तजुर्बात और आपके जो सजेशंस हैं सोसाइटी को लेकर के। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछेंगे कि अपने हे डेज़ में सलीम जावेद की जोड़ी जब लिखा करती थी तब कैसी ज़िंदगी थी? मतलब एक लेखक, जिसे आपने अबरार साहब से कहा कि एक ज़माना आएगा जब स्टार से ज़्यादा सिर्फ पैसों की ही बात नहीं थी,
बल्कि जब आप लोग अपने हेडेज में थे और ये करीब करीब ग्राफ तो चढ़ता ही हुआ दिख रहा था जब तक आप लोगों की जोड़ी थी, ये जोड़ी टूटी क्यों होगी? और जब तक जोड़ी बनी रही तब तक आप लोगों ने क्या मज़े किए? मैं आई एम ए ग्रेट बिलीवर इन डेस्टिनी। मैं ये तो नहीं है कि बिल्कुल डेस्टिनी पे मोहताज हूँ कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ कि नहीं जो होना है किस्मत में होगा, मगर जो सारा करने के बाद, सारी एफर्ट करने के बाद जो हो जाता है, मैं ये समझता हूँ कि वो डेस्टिनी से हुआ है। एफ़र्ट ऐसा नहीं है कि मैं एफ़र्ट नहीं करता, मैं सारी एफ़र्ट करने के बाद अगर होता है या नहीं होता है काम ना। अब वो उसका एक टाइम आ गया था, शायद जो टूटने का एक टाइम आ गया था, और हर एक पैकेट के ऊपर एक एक्सपायरी डेट होती है। शायद सलीम जावेद की जो टूटने की एक्सपायरी डेट थी वो आ गई थी 81 में। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई एम मोर मैच्योर्ड नाउ, ज़्यादा थोड़ी सी समझ है। आई कुड हैव एवर्टेड इट, आई कुड हैव, मैं उसको बाईपास कर सकता था। उनको ये कहा, ये तो उन्होंने कहा था कि मैं अलग होना चाहता हूँ, ये उनका वो था, डिसीजन था, एंड मैं हाथ उठाया, मिलाया और मैं चला आया। अगर व्हेन आई लुक बैक, आई फील कि आई कुड हैव एवर्टेड इट, आई कुड हैव सीन के वो आगे चलती, आई कुड हैव बाईपास्ड इट। कुछ इश्यूज़ थे ऐसे जिनको कि मैं, अगर आज की मैच्योरिटी होती तो आई कुड हैव सॉल्व। बट जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, और मुझे उसकी ज़्यादा इसलिए तकलीफ़ हुई और हम कि वो मैंने उसमें बनाने में मेरा बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, वो जोड़ने में और बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था। और जब वो टूटी तो नेचुरली मुझे उसकी तकलीफ़ हुई जब वो बट एनीवे, वक्त के साथ साथ मतलब ये कि अच्छा, और एक बात की खुशी भी हुई कि जैसे कि जब लोग अलग होते हैं तो प्रेस में ये स्टेटमेंट, वो मेरी इनर फीलिंग को मैंने 4 दोस्तों के साथ या घर पे कभी जाहिर कर दिया हो, मगर आई हैव नेवर बीन टू द प्रेस। और वी हैव एक मेच्योर्ड लोगों की तरह, एक सिविलाइज्ड लोगों की तरह हमने उसको अलग होने को हैंडल किया, और कोई लड़ाई झगड़े, कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ, केसेस ये करना वो करना, कभी नहीं। और उसी की ये वजह थी कि जब मिले तो ऐसे ही रिज्यूम किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज कि वी बोथ वेर सिविलाइज्ड पीपल, एंड वी न्यू कि इसमें कुछ नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग करेंगे, लोगों को मौका मिलेगा बात करने का, वी शुड हैंडल इट नाइसली। वी माइट कम टुगेदर, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि वी माइट वर्क टुगेदर, इसलिए कि इट हैज़ नेवर बीन रूल्ड आउट, इट हैज़ नेवर बीन रूल्ड आउट कि ये नहीं अब तो ज़िंदगी बनी, इसलिए कि वी आर सेंसिबल पीपल। वी टाइम के साथ ये होता है कि भूल जाते हैं कि एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक आदमी का पर्सपेक्टिव चेंज होता है एज के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ। एक आदमी था, जवान मालिक था, एक मास्टर था, उसके साथ इसका एक नौकर था, वो अंधा था। वो अंधे के साथ जा रहा था, एक जगह रुके और उसने कहा कि आपकी ये आंखें दोनों कैसी चली गई? तो उसने कहा कि मैं एक मालिक के यहाँ काम करता था ये और वो मालिक ने हज करने के लिए रवाना हुआ, और वो सारी जायदाद और सारी चीज़ें और सब मुझे पैसे और सब मुझे हवाले करके मुझे कस्टोडियन बना के चला गया। और उस ज़माने में हज करने आने जाने में सालों लगते थे। जब वो वापस आया तो मैं सब उड़ा चुका था, शराब में और सारी अय्याशी में सब ख़त्म कर चुका था। तो उस ट्राइब का, कबीले का रूल था कि या तो उसकी आंखें फोड़ दो या उसको मार डालो। तो मेरा मालिक काइंड था, उसने कहा कि नहीं मारो मत, आंखें निकाल दो। और मैं सालों तक ये समझता रहा कि जो मेरे मालिक ने किया वो ठीक किया, वो उसने कम से कम मरवाया तो नहीं, मुझे आंखें निकाल दी और मैं ज़िंदा हूँ। और हमेशा आज तक मैं यही समझता रहा कि उसने जो कुछ किया था अच्छा किया था, मेरी गलती थी। अब मेरी उम्र हो गई 80 बरस की, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, मेरा सोचने का ज़ाविया बदल गया है। मैं सोचता हूँ कि उसकी गलती थी। ही शुड नॉट हैव एक्सपोज्ड a 20-year-old boy to so much of expectation, to so much of temptation.
वो जो इतनी सारी चीज़ें छोड़ के गया एक 20 बरस के लड़के के पास, ये उसे नहीं करना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव एक्सपोज मी टू सो मच ऑफ टेम्पटेशन, ये उसकी गलती थी। तो व्हेन यू लुक बैक समटाइम्स यू थिंक दैट यू मेड अ मिस्टेक। आई हैव ऑलवेज लुक बैक एंड फाउंड कि मेरी गलती थी। कई मरतबा मैंने उसको अमेंड किया और कई मरतबा नहीं कर सका, इट्स बिकम टू लेट, बट एनीवे। खैर जो भी हुआ सलीम साहब, आप दोनों लोगों ने मिलकर शानदार फिल्में लिखी जो हमारे फिल्म इतिहास का एक बहुत अनमोल ख़जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। आपने तकलीफ़ की, वहाँ से आए आप इतनी दूर से, और चलिए अच्छा हुआ कि मैंने ये इंटरव्यू किया, नहीं तो मैं ज़रा थोड़ा सा भागता हूँ इन चीज़ों से। नहीं, हमारी खुशनसीबी है कि आपने हमें इतना वक्त। पकड़ में नहीं आता हूँ तो आई एम हैप्पी दैट आई हैव डन इट। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जाने माने लेखक सलीम खान। प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।